बात की थी वो हमने पढ़ा था कि सिलेंडर के टाइप्स क्या होते हैं, उनके जो प्रेशर के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज का ये लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे फिलिंग रेशो के साथ। इसमें हम देखेंगे कि फिलिंग रेशो होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। जो फिलिंग रेशो है वो हमें ये बताता है कि सिलेंडर की जो कैपेसिटी है फिलिंग की वो कितनी है। ठीक है, जब हम किसी भी सिलेंडर को फिल कर रहे होते हैं किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट के साथ, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फिलिंग रेशो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो फिलिंग रेशो से ज़्यादा हो रही है तो दैट मीन्स कि वो जो गैस सिलेंडर है वो ओवरफिल हो रहा है। ठीक है, फिलिंग रेशो हमें ये बताता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है किसी भी सिलेंडर की जिसमें हम गैस भर सकते हैं वो कितनी है। ठीक है, तो फिलिंग रेशो बेसिकली एक रेशो है किसका, जो हम अगर हम कोई सिलेंडर ले और उसके अंदर जो हम गैस भर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हम एनेस्थेटिक एजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस भर रहे हैं, उसका जो वेट होगा उस कंटेनर में, उसको हम डिवाइड करते हैं अगर हम सेम कंटेनर के अंदर वाटर डाल दें। ठीक है, अगर हम सेम कंटेनर के अंदर पानी डालते हैं और सेम ही कंटेनर के अंदर गैस डालते, उन दोनों का जो रेशो होगा, जो हमें रेशो मिलेगा उसको बोलते हैं फिलिंग रेशो। और जो वो वैल्यू आएगी वो हमें बताती है कि इसके अंदर जब हम लिक्विडिफाइड गैस क्या कर देंगे, फिल करेंगे, तो वो इस रेशो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो उस रेशो से ज़्यादा हमने भर दी, ठीक है, तो क्या होगा, वो ओवरफिलिंग हो जाएगी, वो ओवरफिलिंग हो जाएगी। ये होती है फिलिंग रेशो। तो जो फिलिंग रेशो होती है नाइट्रस ऑक्साइड के, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, उनकी एट कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, वो कितनी होनी चाहिए, 68 होनी चाहिए। इतना समझ आ गया। तो अब जो सेकंड है हमारा वो है सिलेंडर वैल्यू। तो कल हमने सिलेंडर के बहुत सारे चीज़ों के बारे में ये पढ़ा। आज हम सिलेंडर वैल्यू के बारे में पता करेंगे। ठीक है, सिलेंडर वैल्व्स क्या होती है। अब जो ये सिलेंडर वैल्व्स होती है ये फिटेड होती है टॉप ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो सिलेंडर होगा उसके टॉप पे, मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक नॉब जैसा एक पिन जैसी लगी होती है, उसको सिलेंडर वैल्यू कहती है। ठीक है, सिलेंडर वैल्यू। अब ये सिलेंडर वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लश टाइप हो गई जो कि मोस्टली कॉमन यूज़ होती है, या बुल नोज हो गई, ये सारी टाइप्स हम यूज़ करते हैं इनमें। ठीक है, अब जो सिलेंडर वैल्यूज होती हैं ये किस काम आती हैं। ठीक है, सिलेंडर किसी भी वैल्यू, अगर हम कोई भी जनरली वैल्यू टर्म देखें तो वो जनरली यूज़ होती है किसी भी चीज़ को बंद या खोलने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली जो यहाँ पे वैल्यू है वो कौन से क्या करने के काम आएगी, वो या तो गैस खोलने के काम आएगी या बंद करने के काम आएगी। और ये रोटेट दोनों तरफ से होती है, क्लॉकवाइज भी होती है, एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। ठीक है, ये सिलेंडर वैल्यू होती है। अब थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज होता क्या है, ये एक सिलेंडर के ऊपर लगा होता है, जहाँ पे सिलेंडर का हेड होता है उसके ऊपर लगा होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या होता है, ये एक डायल जैसा होता है जिसके अंदर नंबरिंग की गई होती है और वो हमें बताता है कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, सिलेंडर गेज सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो सिलेंडर के हेड पे लगा होता है। वो हमें बताता है कि सिलेंडर के अंदर जो है वो प्रेशर, कितना प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर। तो ये है एक प्रेशर गेज, ये एक सिंपल प्रेशर गेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो रीडिंग होती है वो पीएसआई या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। और इसके हिसाब से हमें पता लगता है कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ऑक्सीजन के अंदर अगर प्रेशर हाफ हो जाता है तो दैट मीन्स कि सिलेंडर भी हाफ हो गया है, वाइल एज जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसमें हमें वेट करना पड़ता है। इसके बाद हम सेंट्रल सप्लाई के बारे में, कल भी हमने डिस्कस की थी सेंट्रल सप्लाई क्या होती है।
तो सेंट्रल सप्लाई जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम सिलेंडर नहीं रख सकते क्योंकि बहुत जगह वो सिंपल एक ही जगह यूज़ होता है, और बड़े हॉस्पिटल्स में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गैस चाहिए होती है, एनेस्थेटिक एजेंट्स चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वहाँ पे हम सिलेंडर्स नहीं रख सकते क्योंकि सिलेंडर्स की एक शॉर्टेज हो सकती है, या फिर क्या वो कह सकते हैं कि वो उनके अंदर जो गैस है वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए होगी, वाइल एज जो सिलेंडर ये सेंट्रल सप्लाई होती है वो बाहर कहीं पे एक ही जगह बड़ी टैंक्स जो है वो बनी होती है, और उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कोई और गैस भरी भर के होती है। वहां से फिर सप्लाईज, पाइप सप्लाईज पूरे हॉस्पिटल के अंदर उसका जो कनेक्शंस होते हैं वो दी गई होती हैं बेड के पास। तो वहाँ पे वो कनेक्ट करके ब्रीदिंग सिस्टम के साथ पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की कि बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े टाइप्स के सिलेंडर्स होते हैं, वहाँ पे जनरली कौन से बड़े टाइप्स, एच टाइप होंगे, सबसे बड़े एच टाइप सिलेंडर्स जैसे हमने कल भी बात की थी वो यूज़ होते हैं। और फिर वो वहाँ से पाइपलाइंस होके वो पूरे हॉस्पिटल में कनेक्ट करके पेशेंट को दी जाती है, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो या ऑक्सीजन। और उसका पीएसआई कितना होगा, वो 60 पीएसआई थ्रू सेंट्रल सप्लाई होता है, ठीक है। जो सेंट्रल सप्लाई के अंदर जो जब हम सिलेंडर से बाहर गैस डिलीवर करते हैं पाइपलाइन उसको थ्रू, उन पाइपलाइंस के अंदर कितना प्रेशर होगा, वो 60 पीएसआई होगा। ओके, ये याद रखना है, वो कितना होगा, 60 पीएसआई। इतना याद रहा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे कि सिलेंडर्स में कलर कोडिंग होती है ताकि जो हमें गैस चाहिए उनकी जो फिटिंग होगी मशीन के साथ वो गलत ना हो जाए, ठीक है। वैसे ही जब सेंट्रल सप्लाई होगी तो सिलेंडर्स कहीं और पे रखे होंगे, ठीक है, और जो कनेक्शन है वो बेड के पास रखा होगा। तो जो उसको कनेक्ट करेगा उनको कैसे पता चलेगा कि कौन से सिलेंडर में कौन सा गैस है। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कलर कोडिंग, ठीक है। तो जो पाइप्स आ रही होती हैं, जो सप्लाई आ रही होती है, उनके अंदर भी कलर कोडिंग इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होगी उसका कलर क्या होगा, वाइट होगा, और जो नाइट्रस ऑक्साइड की होगी उसका ब्लू होगा और जो एयर की होगी वो ब्लैक होगी। तो तीन टाइप की वहाँ पे सप्लाईज आपको देखने मिलेगी जहाँ पे आपको ये कनेक्ट करना है। वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा या एयर होगी, ठीक है। तो जनरली जो ये इंडिया में जो है कलर कोडिंग, वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ऑक्सीजन की होगी वो वाइट होगी, जो नाइट्रस ऑक्साइड की होगी वो ब्लू होगी, और जो एयर की होगी वो ब्लैक होगी। तो ये है इसकी कलर कोडिंग। अब एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम। पिन इंडेक्स सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है किसी भी एनेस्थीसिया मशीन में, ठीक है। अभी पिन इंडेक्स सिस्टम करता क्या है, पिन इंडेक्स सिस्टम एक स्पेशली डिज़ाइन सिस्टम होता है जो कि रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर्स। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी में फॉर एग्जांपल आपने सिलेंडर अटैच करना है मशीन के, एनेस्थीसिया मशीन के साथ, ठीक है, तो वो गलत ना हो जाए। आप कहीं इमरजेंसी के दौरान जब बहुत जल्दी काम करना होता है तो तब आप कहीं गलत फिटिंग ना कर दे। तो आप अगर नाइट्रस ऑक्साइड आपको लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है वो लगा दी, बट अगर आप लगाएंगे भी तो वो लगेगा नहीं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पिन्स लगी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे पिन्स लगी होती हैं, उसी को हम पिन इंडेक्स सिस्टम बोलते हैं। तो जो प्रिवेंट करता है रॉन्ग फिटिंग को। अब ये पिन इंडेक्स सिस्टम कैसे काम करता है, तो जो पिन इंडेक्स सिस्टम है जहाँ पे वो एनेस्थेटिक मशीन के पास जहाँ पे वो लगता है वहाँ पे भी वही मार्किंग होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसी मार्किंग की गई होती है, सेम जो कि हम सिलेंडर पे लगाएंगे, ठीक है, सिलेंडर पे जो लगाएंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। मान लो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मशीन का एंड है, ठीक है, जहाँ पे हमें
सिलेंडर को कनेक्ट करना है, और ये जो है ये सिलेंडर है, ठीक है। तो पिन इंडेक्स सिस्टम कहाँ पे है? पिन इंडेक्स सिस्टम ये है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। अब जो मशीन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो मशीन है और यहाँ पे सिलेंडर है, तो जब आप फिटिंग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा जो ये पिन है, ठीक है, ये पिन है और ये पिन है, इनका इनका जो डायमीटर होगा, ठीक है, इनका जो डायमीटर होगा वो इसके साथ मैच होना चाहिए। और पोजीशन जो यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, पिन के लिए जहाँ पे पिन फंसेगी वो पोजीशन भी सेम होनी चाहिए और डायमीटर भी सेम होना चाहिए, ठीक है, वो उसके साथ मैच करना चाहिए। जब तक ये दो चीज़ें, एक तो क्या पोजीशन मैच नहीं होगी, दूसरा क्या इसका डायमीटर मैच नहीं होगा, किसके साथ? सिलेंडर के साथ, ठीक है, पिन का डायमीटर मैच नहीं होगा सिलेंडर के साथ, तब तक ये लगेगा नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, अब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इसमें पिन्स कहाँ पे लगी होती हैं? इनमें नंबरिंग की गई होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 यहाँ पे होता है, ठीक है, ये पिन्स लगी होती है, ठीक है। तो जब आप सिलेंडर लाएंगे और पिन सिस्टम में लगाएंगे, मशीन के पास लगाएंगे साइड में उसके, तो जब तक ये एक दूसरे के कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, उसका डायमीटर और उसकी पोजीशन किसके साथ नहीं मिलेंगे? सिलेंडर के साथ नहीं मिलेंगे, तब तक वहां पे वो फिट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम। अब ईयर के लिए जो पिन इंडेक्स है वो है 1 और 5। फॉर एग्जांपल आपने लाया ईयर का सिलेंडर, ठीक है, जब तक उसकी पिन 1 और 5 पोजीशन पे अटैच नहीं होगी तब तक वो उसके साथ अटैच नहीं होगा। अब मान लो आपने 2 और 6 लाया और आपने वो ईयर की जगह फिट करना चाहा, लेकिन वो एयर की जगह फिट नहीं होगा। इससे क्या होगा? प्रिवेंट होगा रॉन्ग फिटिंग। और अगर गलती से अगर ये सिस्टम ना होता और आप ईयर की जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देते, नाइट्रस ऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस ऑक्साइड, तो जब हम डिलीवर कर रहे होते पेशेंट को कोई भी गैस, तो क्या होता? उसको प्रॉब्लम हो जाती, एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम हो जाती, या कोई और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी हो सकती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसको हम पिन इंडेक्स सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या करता है? रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर इसको प्रिवेंट करता है। कैसे? इसके अंदर जो पिन्स होती है उनकी पोजीशन और उनका डायमीटर स्पेसिफिक होता है हर एक सिलेंडर के साथ। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन से पिन के साथ कौन सा सिलेंडर लगता है और उनकी पिन की पोजीशन क्या है, ठीक है। एयर के साथ 1 to 5 है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स के साथ 2 to 6 है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ग्रेटर देन 7% 1 to 6, इसी तरह इथाइलीन का हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड का 3 to 5, ऑक्सीजन का 2 and 5। तो ये आपको याद रखना होगा। ओके, इतना समझ आ गया? अब हम डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया मशीन के बारे में, ठीक है। एनेस्थीसिया मशीन के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनेस्थीसिया मशीन होती क्या है, ये किसने बनाई है और इसमें क्या क्या चेंजेस आई है बाद में। तो सबसे पहले जो एनेस्थीसिया है वो गैस्किन बॉयल ने बनाई थी 1917 में। 1917 में गैस्किन बॉयल आए थे, उन्होंने बनाई थी सबसे पहली जो एनेस्थीसिया मशीन थी जो एनेस्थीसिया डिलीवर कर सकती थी, वो उन्होंने बनाई थी, जिसको हम बॉयलर्स बेसिक मशीन भी बोलते हैं। ये एक सिंपल सा सेटअप था जिसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस चलता था और वो गैस पेशेंट को डिलीवर किया जाता है विद इन टाइम। विद इन टाइम के साथ साथ जो उसके अंदर चेंजेस आती गई, ठीक है। तो जो करंटली अभी जो हम यूज़ करते हैं उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। अब इसको वर्क स्टेशन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम गैस डिलीवर नहीं करते, बल्कि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अटैच की हुई है। पल्स ऑक्सो हम मॉनिटर कर सकते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कैपिनोग्राफी कर सकते हैं, कार्डियक स्टेबिलिटी देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, इसको अब वर्क स्टेशन बोला जाता है। तो अगर आप देखें, ये जो है
ये बॉयलर्स बेसिक मशीन है, ठीक है। ये है बॉयलर्स बेसिक मशीन। अब इसके अंदर क्या था, अब ईथर की एक बोतल होती थी यहाँ पे, जहाँ से ईथर को डिलीवर किया जाता था। ये सर्किट था, ब्रीदिंग सर्किट, जहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे पेशेंट को इस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो एक सिंपल सा सेटअप है, इसमें उतना कुछ है नहीं, सिंपली एक गैस फ्लो चलता था, ठीक है। यहाँ पे हम गैस को कनेक्ट करेंगे, वो यहाँ से होकर फिर पेशेंट को पहुँच जाएगा। तो ये एक सिंपल सा सेटअप था जो कि गैस्किन बॉयल ने बनाया था 1917 में, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसके बाद जो बॉयलर्स मेजर एनेस्थीसिया मशीन थी, ये सेकंड स्टेज मशीन थी जो बॉयलर्स बेसिक के बाद आई, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस आई, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आई, इसमें रोटोमीटर था। रोटोमीटर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लोज्ड था। इसमें वेंटिलेटर था, इसमें प्रेशर गेजेस थे, वेपराइजर था, मॉनिटर था। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देख लो, जो बॉयलर से ये डिफरेंट कैसी है, बॉयलर बेसिक मशीन से ये डिफरेंट कैसी है, और जो अब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अब हम यूज़ करते हैं, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। जो यूज़ करते हैं हम, जिसको हम वर्क स्टेशन से बोलते हैं, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, वो इन दोनों से कैसे डिफरेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू है। जैसे आप देख सकते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम नया आया है, वेंटिलेटर्स नए हैं, रोटोमीटर एक नया है, ठीक है। ये मॉडिफाइड है, उनसे बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। सोडा लाइम और ये सारी ड्रायर एरो, ये सब चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप बेसिकली ये याद रखो कि ये एक दूसरे से कैसे दिखती हैं डिफरेंटली, और इनकी बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है, ठीक है। सबसे पहले किसने बनाई और फिर इसमें कैसे मॉडिफिकेशन आई, वो सब अभी याद रखनी है। अब जो एनेस्थीसिया मशीन है वो काम कैसे करती है। बेसिकली जब हम एनेस्थीसिया मशीन के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम प्रेशर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेशर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे प्रेशर को कंट्रोल करता है। जैसे हम सिलेंडर से किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट को रिलीज करते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे हम वहाँ से रिलीज करेंगे, वहाँ पे कितना होगा, जितना सिलेंडर में प्रेशर होगा 2000 PSI होगा, 750 PSI होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा PSI पेशेंट को अगर मिल जाए तो उसकी जो है लंग्स डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ। तो इसीलिए एनेस्थीसिया मशीन के, जो मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन है उसके अंदर जो है प्रेशर सिस्टम्स रखे गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये प्रेशर सिस्टम्स क्या काम करते हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट प्रेशर्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेशर है 2000 PSI स्टार्टिंग पे, तो हाई, उसको हम हाई प्रेशर सिस्टम में ये काउंट करेंगे जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर मॉडरेट प्रेशर सिस्टम या मीडियम प्रेशर सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे होगा, वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, वो वहाँ से आगे जाएगा। फिर लो प्रेशर सिस्टम में आएगा, लो प्रेशर सिस्टम में और कम होगा, और जहाँ तक वो कहाँ पहुँचेगा, पेशेंट के पास। तो पेशेंट के पास कितना PSI होगा, वो नियर अबाउट 6 to 8 PSI होना चाहिए हमें, जो हम पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो सोचो, हमें 6 to 8 PSI चाहिए और वहाँ पे 2000 PSI। अगर सेम PSI हम पेशेंट को डिलीवर करेंगे तो उसके जो लंग्स है वो टोटली डैमेज होंगे, हो जाएंगे, उसका ईयरवे टोटली डैमेज होगा। इसलिए जो है प्रेशर सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रेशर सिस्टम्स कहाँ पे कैसे कंट्रोल होते हैं और कितना प्रेशर वो रखते हैं, ओके। अब जो हाई प्रेशर सिस्टम है, अब देखेंगे हम उसके अंदर क्या आता है। हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो योक असेंबली से स्टार्ट होता है, ठीक है। योक असेंबली मतलब जहाँ पे सिलेंडर को फिट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिलेंडर को फिट करते हैं उसको योक असेंबली बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो प्रेशर को रिड्यूस करेगा, जो प्रेशर को
रिड्यूस करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज कहाँ पे होगा, जहाँ पे सिलेंडर अटैच होगा, ठीक है, जहाँ पे सिलेंडर अटैच होगा वहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगा। अब योक असेंबली क्या होता है, योक असेंबली वो पार्ट है मशीन का जहाँ पे सिलेंडर फिट होता है, जहाँ पे पिन इंडेक्स सिस्टम होता है, ठीक है। पिन इंडेक्स सिस्टम जहाँ पे पिन्स होती हैं, जहाँ पे सिलेंडर अटैच होता है, उस सारे सिस्टम को, ठीक है, और जहाँ पे वो लॉक होगी, ठीक है, जहाँ पे सिलेंडर लॉक होगा, फिक्स होगा, वे इंक्लूडेड वो पिन सिस्टम के साथ, उसको बोलते हैं योक असेंबली, ठीक है। वहाँ पे अब योक असेंबली में क्या क्या है, एक तो वो जो उसको लॉक करेगा, किसको होल्ड करेगा, सिलेंडर को, और दूसरा क्या है, वहाँ पे जो पिन इंडेक्स सिस्टम है, जो पिन इंडेक्स सिस्टम हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो क्या करता है, रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर को प्रिवेंट करता है, और उसके अपने अपने सिलेंडर के अपने अपने नंबर्स या पोजीशन सेट होते हैं, ठीक है, इतना समझ आया। अब जो यहाँ पे देखो, ये एक योक असेंबली है, ठीक है। अब योक असेंबली में क्या क्या आता है, ठीक है, योक असेंबली में क्या आता है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बोर्डॉक सील। ये होती है बोर्डॉक सील। बोर्डॉक सील क्या होती है, ये रबर की बनी होती है, ये मशीन के वहां पे लगी होती है जहां पे हमें सिलेंडर को फिट करना है। अब ये क्या करती है बोर्डॉक सील, बोर्डॉक सील प्रिवेंट करती है एयर लीकेज को, या फिर कोई गैस हो जो वहां पे डिलीवर करेंगे हम, ये उसको प्रिवेंट करती है। बोर्डॉक सील के बिल्कुल नीचे लगी होते हैं पिंस, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये 2.5 है, ठीक है, ये 2.5 पोजीशन पे है। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे पिन्स लगी होती हैं, और यहाँ पे हम सिलेंडर को फिट करेंगे, ठीक है। तो बोर्डॉक सील कौन से काम आती है, पहली बात, ये किसका हिस्सा है, योक असेंबली का। योक असेंबली क्या होती है, ये वो असेंबली है जहाँ पे हम सिलेंडर को असेंबल करेंगे, किसके साथ, पिन इंडेक्स सिस्टम के साथ, ठीक है। अब पिन इंडेक्स सिस्टम किस में आएगा, योक सिस्टम में, ठीक है। तो बोर्डॉक सील प्रिवेंट करेगी ऑक्सीजन लीकेज, उसके साथ आएंगे पिन्स। पिन्स, अब यहाँ पे हमने सिलेंडर रख दिया, पर अगर सिलेंडर लॉक ना किया जाए इसके साथ, ठीक है, बहुत भारी होता है, लॉक ना किया जाए तो क्या होगा, वो गिर जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम ये यूज करते हैं लॉक सिस्टम, ठीक है। ये सिंपल एक लॉक सिस्टम होता है, इसको हम टर्न करते हैं और ये खुल जाता है, या बंद करते हैं ये बंद हो जाता है। तो इसको हम इस डायरेक्शन में क्लोज कर देते हैं और सिलेंडर फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसको सिंपली क्या बोलेंगे हम, ये एक योक असेंबली है, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये किस में आता है, हाई प्रेशर सिस्टम में। हाई प्रेशर सिस्टम में क्या आता है, हाई प्रेशर रेगुलेटर। हाई प्रेशर रेगुलेटर होता है जो कि हाई प्रेशर जो गैस सिलेंडर से आ रही है उसको पहले कम करते हैं। तो ये इसको फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले यही रिड्यूस करता है प्रेशर को, ये कन्वर्ट करता है हाई प्रेशर जो कि 2000 psi तक होता है या 750 तक होता है, ठीक है, जितना प्रेशर सिलेंडर के है। तो ये उसको रिड्यूस करेगा कितना, ये उसको रिड्यूस करेगा 45 टू 60 psi, ठीक है। तो ये पहला स्टेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू। इसमें कौन कौन से आते हैं, सिलेंडर आ गया और योक असेंबली आ गया, ठीक है। ये कितना रिड्यूस करेगा, 45 टू 60। अब इसके बाद जो है वो आता है इंटरमीडिएट। क्या आता है, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट क्या होता है, सेकंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम। अब इसमें भी वैल्व्स होती हैं जो कि रिड्यूस, जो कि कंट्रोल हो, जिससे हम कंट्रोल करेंगे किसको, प्रेशर को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है वो हम, सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू विच फर्दर रिड्यूसेस प्रेशर टू 15 टू 30 psi। जो पहला स्टेज था हाई प्रेशर सिस्टम, वो कितना करता था, 45 टू 60, ठीक है। और ये कितना करेगा फिर फर्दर 15 टू 35 psi। ओके, इतना समझ आ गया। ये सेकंड इंटरमीडिएट प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम है, इसको मैं पहले
रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, जो कि इंटरमीडिएट प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम है उसमें कुछ और पार्ट्स आते हैं। उसमें क्या क्या आता है, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट रिड्यूसिंग स्टेज जो है, जो कि ऑक्सीजन को या किसी भी गैस को रिड्यूस करेगा उसके इनिशियल प्रेशर से 45 टू 60, वो आगे बढ़ रहा है और वहाँ पे ऑक्सीजन लीक हो रहा है। ठीक है, और हमें पता नहीं है ऑक्सीजन लीक हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को ऑक्सीजन कनेक्ट किया हुआ है और वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा जितना उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टेज पे ऑक्सीजन लीक हो रहा है, क्योंकि हाँ, अगर हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं होगा जिससे हमें ये पता चले, वरना हमें इस पूरा का पूरा एनेस्थीसिया मशीन चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने कुछ सेंसर्स लगाए होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे लीक होता है, और ये कहाँ पे है, सेकंड स्टेज सिस्टम में। ठीक है, जहाँ पे सेकेंडरी प्रेशर कम होता है, कितना होता है, 15 टू 35 psi। तो ऑक्सीजन फेलियर सिस्टम हो गया यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब रिड्यूस होगा प्रेशर, जो जब रिड्यूस होगा सेकंड स्टेज में, जब रिड्यूस होगा प्रेशर कहीं पे, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो गया। फॉर एग्जाम्पल 15 टू 35 होना चाहिए, अगर उससे कम आ रहा है तो इसको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन रिड्यूस होगा और ये एक अलार्म देगा। ठीक है, कि यहाँ पे ऑक्सीजन लीक हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें होता है फॉल सेफ वैल्यू। अब फॉल सेफ वैल्यू क्या, सॉरी, फेल सेफ वैल्यू। अब फेल सेफ वैल्यू क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है। इससे क्या होता है, अगर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन प्रेशर होता है, ठीक है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन प्रेशर होगा, अब क्या करेंगे, फेल सेफ वैल्यू से हम इसको कट करेंगे। क्यों, ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर प्रोटेक्शन डिवाइस इसको बोलते हैं। ठीक है, फेल सेफ वैल्यू को ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर डिवाइस, फेलियर प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। इससे क्या होता है, हाइपोक्सिक मिक्सचर, हाइपोक्सिया एक कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में हमें यूज होता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब पेशेंट कनेक्टेड है किसके साथ, ब्रीथिंग सर्किट के साथ, और कहीं पे लीक हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है जो पेशेंट को हम दे रहे थे, ठीक है, वो क्या कम हो गई। अब जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो बराबर मिल रहा है, मगर जो उनका जो वैल्यू है, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो डिक्रीज हो गई, और ऑक्सीजन की सेचुरेशन डिक्रीज हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड की इंक्रीज हो गई। उससे क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज होगा हमारी ब्रीदिंग सर्किट, ब्रीदिंग में, सॉरी, तो जो ऑक्सीजन वो ले रहा है उसके अंदर अब ज़्यादा क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हाइपोक्सिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो उस नाइट्रस ऑक्साइड को कट करने के लिए और बाकी गैसेस को, इनहेलेशनल गैसेस को कट करने के लिए हमें क्या है, फेल सेफ वैल्यू। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये उन गैसेस को भी कट कर देगा। ठीक है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इतना समझ। अब है ऑक्सीजन फ्लश। ऑक्सीजन फ्लश क्या होता है, वो एक फ्लश सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन इस एनेस्थीसिया मशीन में लगा होता है। वो एक सिंपल सा बटन होता है वहाँ पे, उसको आपको पुश करना होता है और ऑक्सीजन सारा निकल जाता है, वो फ्लश हो जाता है। ये एक बाईपास सिस्टम होता है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को हमें अगर बाईपास करना है, ठीक है, तो उसको हमें सिंपली उसको प्रेस करना पड़ता है और ऑक्सीजन सारा उधर से ही निकल जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम जो है वो फेल हो जाए। ठीक है, समहाउ वो काम ना करे और वो प्रेशर जो सिलेंडर से आ रहा है, जो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज तक आ रहा है, वो रिड्यूस ना हो।
तो अगर वही प्रेशर पेशेंट को मिला तो उसकी लंग्स क्या होंगे, डैमेज होंगे। इसलिए हम ऑक्सीजन फ्लश यूज़ करते हैं ताकि वो उस प्रेशर तक, अगर वो प्रेशर उस तक पहुंच गया, पेशेंट के पास पहुंच गया, तो वो डैमेज होगा। इसलिए हम ऑक्सीजन फ्लश को एक्टिवेट करेंगे और वहां से वो सारा ऑक्सीजन बाईपास हो जाएगा। ठीक है। अब है लो प्रेशर सिस्टम। हम थोड़ी देर में ये देखेंगे एनेस्थीसिया मशीन, एक डायग्राम में मैं दिखा दूंगा कौन सा सिस्टम कहाँ पे है। ठीक है। अब है लो प्रेशर सिस्टम। अब लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है, इसमें डाउन स्ट्रीम फ्लो होगा। अब लो प्रेशर सिस्टम वो फ्लो है जहाँ पे हमें पेशेंट को कनेक्ट करना है। ठीक है। इसके एंड पे हमें पेशेंट को कनेक्ट करना है, लो प्रेशर सिस्टम के एंड पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी नॉब्स लगी होती है जो कि प्रेशर को रिड्यूस करेगी। अब इसमें दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। एक तो हो गया रोटोमीटर, ठीक है, दूसरा हो गया वेपराइजर, ये मेन, और चेक वैल्यू। ठीक है। रोटोमीटर, वेपराइजर और चेक वैल्यू ये कहाँ पे आती हैं, लो प्रेशर सिस्टम में। ओके। अब रोटोमीटर क्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम है। ठीक है। जिसके जो बना होता है ग्लास ट्यूब्स का। आई विल शो यू वन सेकेंड। यहाँ पे ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है। पहले मैं इनको हटा देता हूँ। ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, देखो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज होगी। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट होगी, NO2 के लिए और एयर के लिए होगी। तीन चीज़ें, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर। अब इन नॉब से हम क्या करते हैं, ठीक है, इन नॉब से हम पता लगाते हैं कि अब हमें कितना फ्लो चाहिए पेशेंट को हमें जितना फ्लो चाहिए, एयर प्रेशर जितना हमें चाहिए, वो हम यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम में एडजस्ट करेंगे। ठीक है। कैसे, अब इनको हम क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। ठीक है। क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉक। अब होगा क्या, जब प्रेशर मीडियम से, सॉरी, इंटरमीडिएट से आएगा, ठीक है, वो इसके साथ कनेक्ट होगा, तो वो ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन जगाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू नाइट्रस ऑक्साइड और एयर के थ्रू। अब इसमें छोटे छोटे ये नॉब लगे होते हैं, ये रेड नॉब जो आपको दिख रहे हैं ये लगे होते हैं। इनसे क्या होगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग हुई है। ठीक है। इन ग्लास ट्यूब्स के ऊपर नंबरिंग हुई है। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ये नॉब जो है ये एयर के प्रेशर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है। जितना प्रेशर आप रखना चाहते हैं उतने पे आपको इस नॉब को रखना होगा। ठीक है। उस नॉब को रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एयर को 5 to 6 पे रखना है। ठीक है। तो जब आप नॉब खो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उनको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे प्रेशर को, तो उसी हिसाब से ये भी ऊपर नीचे जाएगा, ये नॉब भी। ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हम कंट्रोल करेंगे एयर फ्लो को, नाइट्रस ऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। ठीक है। इतना समझ आ गया। तो ऐसा दिखता है रोटोमीटर या फिर फ्लोमीटर। अब जो ये रोटोमीटर या फ्लोमीटर होता है, इसके अंदर हमने बात की कंट्रोल नॉब्स होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो घूमते रहते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। अब इनमें भी कलर कोडिंग होती है, जहाँ पे आपने वहाँ पे भी कलर देंगे, नॉब्स के अंदर कलर लगे होते हैं। ठीक है। जो सेफ्टी नॉब्स होते हैं उनमें कलर कोडिंग होती है, तो उस कलर कोडिंग के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको पता ना हो कौन सा किसके साथ कलर है। ठीक है। ब्लू फॉर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाइट हो गया और येलो हो गया। तो ऐसे ऐसे इसमें कलर कोडिंग होती है। ठीक है। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये है वो नॉब्स। ठीक है। एक सेकेंड, ये है वो नॉब्स। ठीक है। इन्हीं पे कलर कोडिंग होती है।
जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है। तो जैसे आप नॉब को घुमाएंगे, ठीक है, जैसे आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ईयर यहाँ से, ठीक है, ईयर यहाँ से इन होगी, ईयर होगी नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जनरली हम ईयर ले लेते हैं अभी। तो वो इसको ऊपर उठाएगा और वो उसी प्रेशर से उसको ऊपर उठाएगा जिस प्रेशर से आपको आपने इस नॉब को घुमाया है, ठीक है। जितना प्रेशर आप यहाँ पे एलो करेंगे उतना ही प्रेशर इसको ऊपर लेके जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर सिस्टम लगा होगा वो आपको बताएगा कि कितना प्रेशर आप आगे जा रहा है एयर का, ठीक है। ऐसे हमको पता चलता है कि प्रेशर कैसे कंट्रोल करेंगे, कितना प्रेशर हमें चाहिए पेशेंट के लिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना नाइट्रस ऑक्साइड चाहिए या कितना एयर चाहिए, ठीक है। अब है पोजीशन ऑफ फ्लो मीटर। अब जो ये पोजीशन ऑफ फ्लो मीटर है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? आप कौन से वैल्यू को कहाँ पे लगा रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड या एयर, आप उनको कौन सी पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में लगाते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे जो लीकेज की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला, ये इनकोरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर की तरफ है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर एयर है। हालांकि करेक्ट कौन सा है, ऑक्सीजन हमेशा मशीन की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा मशीन की तरफ होना चाहिए या लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एयर आएगा, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ऑक्सीजन के लीकिंग पॉइंट्स कितने आ गए अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन का लीकिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है, सॉरी एक ही है लीकिंग पॉइंट। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसलिए जो पोजीशनिंग है किसकी, फ्लोमीटर के अंदर जो पोजीशनिंग है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे होनी चाहिए, पहले ऑक्सीजन आएगा लेफ्ट टू राइट, फिर एयर आएगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर नंबरिंग के हिसाब से आप देख लो, 1 और 2 के दरमियान के बीच कौन आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, 3 to 4 कौन आएगा, एयर, और 5 to 6 कौन आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। इतना याद रहा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। फ्लो मीटर के बाद अब हमारे पास आता है वेपराइजर। वेपराइजर क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होता है जो कि मशीन के अंदर लगा होता है, ठीक है, वर्क स्टेशन के लगा होता है ऑन द टॉप साइड, ठीक है, मॉनिटर के नीचे लगा होता है ये जो कि डिलीवर करता है इनहेलेशनल एजेंट, ठीक है। इनहेलेशनल एजेंट मतलब आइसोफ्लोरिन हो गया, सीवोफ्लोरिन हो गया, डेस्फ्लोरिन हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे उनसे होता क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उनको वेपराइज करता है, ठीक है। वेपराइज मतलब ये उनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो कि इनहेलेशनल एजेंट जितने भी हम यूज़ करते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये उनको कन्वर्ट करता है लिक्विड से वेपर्स के फॉर्म में, और वो फिर वो वहाँ से गैसेस के साथ मिक्स होकर पेशेंट को दिया जाता है ताकि ये एनेस्थीसिया को मेंटेन किया जाए, ओके। अब देखो यहाँ पे तो ये होते हैं वेपराइज, ठीक है। इनमें भी कलर कोडिंग लगी होती है, ठीक है। ब्लू डायल नोब किसके लिए, डेस्फ्लोरिन के लिए, और सीवोफ्लोरिन के लिए येलो वेपराइज़र, ठीक है। तो ये वेपराइज़र है, इनमें भी कलर कोडिंग होती है अकॉर्डिंगली। तो ये यहाँ पे डायल लगे होते हैं, इनसे हम कंट्रोल करते हैं कि कितना हमें इनहेलेशनल एजेंट पेशेंट को डिलीवर करना है, कितना हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम इन नोब्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और यहाँ से फिर वेपर्स बन के वो डिलीवर होंगे कहाँ पे, ब्रीदिंग सर्किट के अंदर, ठीक है। इतना समझ आ गया।
अब ये वेपराइजर काम कैसे करते हैं, ये हीट पे काम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट होती है इनके अंदर, जो हीट अप होके फिर उन इनहेलेशनल एजेंट उसको वेपर्स में किस में करते हैं कन्वर्ट, वेपर्स में गैसियस फॉर्म होता है, फिर वो वहाँ से पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। अब जो नए वेपराइजर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले बायलस बेसिक के बारे में बात की थी, वहाँ पे ईथर बोतल लगी हुई होती थी, जो भी जो एक इनहेलेशनल एजेंट के रूप में यूज़ होती थी। बट जो न्यू मशीन जो है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं, उनमें कुछ नए फीचर्स आते हैं, ठीक है। वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। पहले किसकी थी ईथर बोतल, ईथर की बोतल होती थी किसकी, ग्लास की, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, ठीक है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा उसी हिसाब से वो वहाँ पे वेपर्स भी बनते थे। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता, ठीक है, तो वेपर्स ज़्यादा बनते थे, और ईथर ज़्यादा डिलीवर होता था, तो उससे एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। सिमिलरली अगर कम टेम्परेचर होगा तो कम ईथर की फ्यूम्स बनेंगे, और वही डिलीवर होंगे तो उससे कम मेंटेनेंस होगी, ठीक है। बट जो नए हैं इनमें वो नहीं है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनमें पहले ही फिक्स किया जाता है कितना टेम्परेचर चाहिए। अब बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इन पे उससे कोई गरज नहीं है, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। और इनमें और एक चीज़ है, इनमें वेरिएबल बाईपास होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की कि आप इनके ऊपर नॉब लगे होते हैं, डायल लगे होते हैं, जिसे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कंट्रोल कर सकते हो कितना आपको चाहिए। और क्या होता है, और ये एजेंट स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है। अब डेस्फ्लोरिंग के लिए अलग वेपराइजर है और सीवो के लिए अलग है, तो आप एक ही में यूज़ नहीं कर सकते। डेस्फ्लोरिंग का सीवो में नहीं डाल सकते, सीवो का डेस्फ्लोरिंग में, क्योंकि टेम्परेचर उनका अपना अपना अलग होते हैं जहाँ पे वो वेपर्स बनते हैं, ठीक है। और एजेंट स्पेसिफिक भी होते हैं इसीलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीवो का डेस्फ्लोरिम में डालें कि वहाँ का उसका जो टेम्परेचर है जिससे वहाँ पे वेपराइज होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए उनकी कलर कोडिंग की जाती है।